welcome back. My name is Swaraj, and today we are going to discuss a new topic of Indian polity, that is Indian judiciary. And Indian judiciary में आज हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की. So Indian judiciary जो है, it is based on two principles. That is, first one is independent. So Indian judiciary is independent. This we have borrowed from American Constitution. इंडिपेंडेंट मीन्स एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर जो है इनके काम में दखल अंदाजी नहीं करते. दे डजंट डज नॉट इंटरफियर विद द जुडिशरी फंक्शनिंग. मतलब अगर फॉर एग्जांपल किसी भी जज ने कुछ भी फैसला दे दिया, ऑर्डर दे दी, डिक्री दे दी, तो उसका डिस्कशन पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं होगा. ठीक है, क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा उनके बारे में. Then the judiciary's decision is respected and not interfered with by any other organ. It also means that judge can perform their duty without fear and favor. Independent judiciary does not mean that the judiciary functions arbitrarily and without accountability. ऐसा नहीं होता है अगर वो independent है तो they are not accountable to anyone, but yes they are accountable to the constitution of country. याद रखना. एंड सेकेंड प्रिंसिपल है इंटीग्रेटेड जुडिशरी. तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी में हमारे पास एक सिंगल हायरार्की है जुडिशरी की. अगर सबसे लोअर मोस्ट लेवल पे देखेंगे तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, उसके ऊपर स्टेट लेवल में हाई कोर्ट्स आते हैं, एंड सबसे नेशनल लेवल पे फेडरल कोर्ट आता है, उसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो सबऑर्डिनेट कोर्ट के उसके अपील्स है वो तुम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेके जा सकते हो. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो अपील्स है तुम लोग हाई कोर्ट में लेके जा सकते हो. हाई कोर्ट के जो अपील से तुम लोग सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट ने एक बार जजमेंट दे दिया तो दैट इज द फाइनल, इट कैन नॉट बी चेंज्ड. याद रखना. तो ये हायरार्की होती है. बट अगर यूएस में देखोगे तो यूएस में बेसिकली देयर आर टू सेट ऑफ लॉज, वी कैन से. नेशनल लॉ अलग होता है, स्टेट लॉ अलग होता है. तो हर एक स्टेट का वहां पे अपना अपना लॉ है. पर इंटीग्रेटेड जुड़ी होने की वजह से इंडिया में जो है एक सिंगल लॉ फॉलो होता है. एवरी स्टेट हैज सेम लॉ. ठीक है, स्टेट वाइज हमारे यहाँ पे लॉज चेंज नहीं होते हैं. सो लेट्स सी द हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सो बेसिकली फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1773. ठीक है, विच वाज हैविंग फुल पावर एंड अथॉरिटी एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. बाद में सुप्रीम कोर्ट एट मद्रास एंड बॉम्बे वाज एस्टैब्लिश्ड बाय किंग जॉर्ज. तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन 1800 एंड 1823 रिस्पेक्टिवली. तो याद रखना, कलकत्ता में 1774 में आया था, मद्रास में 1800 में आया था, बॉम्बे में 1823 में आया था. फिर उसके बाद इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पास हुआ था 1861, जिसमें से जिसके अंडर हाई कोर्ट्स, एवरी स्टेट्स के अंडर हाई कोर्ट एस्टेब्लिश कर दिए गए, एंड जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसको अबॉलिश कर दिया था. याद रखना. फिर उसके बाद the high courts had the distinction of being highest court of all the cases till the creation of Federal Court of India under Government of India Act 1935. मतलब 1861 से लेके 1935 तक जो स्टेट में हाईएस्ट कोर्ट था हाई कोर्ट. फिर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ तब जाके फेडरल कोर्ट बना इंडिया में. तो फेडरल कोर्ट वाज हैविंग द जुरिसडिक्शन टू सॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन प्रोविंशियल एंड फेडरल स्टेट्स एंड कैन हियर अपील अगेंस्ट जजमेंट फ्रॉम हाई कोर्ट्स. सो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एनफोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950, एंड सुप्रीम कोर्ट जो है इसको एस्टैब्लिश किया था 28 जनवरी 1950. तो याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में. The law declared by the Supreme Court is binding on all the courts within the territory of India. याद रखना, लॉ जो भी सुप्रीम कोर्ट देता है तो इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी. देखना, लेट्स सी अभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखते हैं. इंडियन सुप्रीम कोर्ट लाइज ऑन फोर प्रिंसिपल्स. बेसिकली इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जुडिशियल कोर्ट, मतलब उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है. फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, मतलब हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, बट सुप्रीम कोर्ट के बाद देयर इज नो अदर कोर्ट वेयर यू कैन अपील. देन गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर एग्जीक्यूटिव्स एंड लेजिस्लेचर इफ दे वर्क अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन तो उसको अपहेल्ड कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, बाय डिसअलाउइंग या नलिफाइंग दैट लॉ. या फाइनल इंटरप्रेटर भी बोल सकते हो तुम कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि अगर कोई भी वर्ड एम्बिग्यूअस है, ठीक है, विच इज हैविंग मल्टीपल मीनिंग, तो उसका मीनिंग कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट बताएगा. देन प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट. अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होते हैं, वॉयलेट होते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं. तो याद रखना. तो बेसिकली देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन.
एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 34 जजेस, ठीक है, याद रखना, जिसमें से एक चीफ जस्टिस होता है एंड बाकी 33 जजेस होते हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, एक बिल पास हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ब्रैकेट नंबर ऑफ जजेस बिल 2019, एंड एडेड 4 जजेस टू दिस स्ट्रेंथ। तो पहले 31 था, उसके बाद हुआ 34 इंक्लूडिंग द सीजेआई। एंड जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ था सुप्रीम कोर्ट का, इट वाज 8, याद रखना, 1 वाज चीफ जस्टिस एंड अदर 7 वर अदर जजेस। तो ये रेगुलेट कौन करता है? पार्लियामेंट करता है, याद रखना। तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रेगुलेट कौन करता है? हमारा पार्लियामेंट करता है। देन सीट, वो सीट कहाँ पे? उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दिल्ली उनका सीट है, बट इट ऑल्सो ऑथराइजेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू अपॉइंट अदर प्लेस और प्लेसेस एज सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बट विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। तो बट उसके लिए अप्रूवल चाहिए। ये टर्म जो है सीजीआई के पास, ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, तुम उनको फोर्स नहीं कर सकते हो। अगर सीजीआई चाहता है कि उसको मुंबई में बेंच लगाना है, तो यस, मुंबई में बेंच बन सकता है, ठीक है, तो उसके लिए फोर्स नहीं कर सकते हो तुम। देन नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट। बेसिकली जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है, दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, याद रखना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही थिंक्स नेसेसरी, ठीक है। बट आफ्टर दी सेकेंड जजेस केस, मतलब एक केस हुआ था 1993 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो हमेशा सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही होना चाहिए बाय एक्सपीरियंस, ठीक है, बाय एक्सपीरियंस ही मस्ट बी सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एंड अदर जजेस जो है, दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, याद रखना, आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर बाद में एक थर्ड जजेस केस आया था, जिसमें उन्होंने बोला दैट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ रिक्वायर्स कंसल्टेशन ऑफ प्लूरलिटी जजेस, ठीक है, मतलब यहाँ पे इन शॉर्ट उन्होंने कोलेजियम सिस्टम शुरू कर दिया था। इस कोलेजियम में 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं। अगर सीजीआई कोई भी नाम रेकमेंड करता है विदाउट कंसल्टिंग दिस कोलेजियम, गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट, याद रखना। देन अगर तुमको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, तो देयर आर सर्टेन क्वालिफिकेशंस, लाइक ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, he should be a judge of high court for at least 5 years, or advocate of high court for at least 10 years, or he should be a distinguished jurist in the opinion of president. So हम लोग यहाँ से देख सकते हैं that constitution has not prescribed a minimum age for appointment। तो कोई भी minimum age नहीं है, जैसे प्रेसिडेंट को 35 है, गवर्नर को 35 है, प्राइम मिनिस्टर को 25 है, ठीक है, तो उनके लिए कोई भी मिनिमम एज नहीं है। ओथ, a person who is appointed as judge of Supreme Court takes oath before president or some other person appointed by him, याद रखना। Tenure, the constitution does not fix the term of the Supreme Court, however it makes 3 provisions, तो term fix नहीं है, उन्होंने 3 provisions बनाए हैं, that he holds office until he attains the age of 65, he can resign by writing to the president, he can be removed from his office by the president on the recommendation of parliament। तो ये चीज याद रखना, संविधान में उसका टर्म नहीं है, बट मैक्सिमम एज तुम सुप्रीम कोर्ट का जज रह सकते हो, इट इज 65। तो इनकी जो सैलरीज है, इट इज डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। देन एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज वेकेंट, ऑफिस इज वेकेंट, temporarily absent, or when he is not able to perform his duties। Then ad hoc judges है, whenever there is a lack of quorum, अगर किसी काम करने के लिए एक specific strength नहीं है, 4 लोग 5 लोग, तो बट वो specific strength नहीं है, तो वो टाइम पे Chief Justice of India can appoint a judge of High Court as an ad hoc judge of Supreme Court, बट वो उसी हाई कोर्ट के जज को बना सकता है who is duly qualified to get appointed as Supreme Court judges, याद रखना। तो मतलब ये टेम्पररी होता है, जब वर्कलोड बढ़ जाता है या मेंबर्स एब्सेंट होते हैं बहुत सारे, तो वो टाइम पे वो लोग लेके आते हैं। देन रिटायर्ड जज है हमारे पास, दैट सीजीआई कैन आल्सो रिक्वेस्ट अ रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट
टू एक्ट फॉर टेम्पररी पीरियड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। व्हेनेवर द वर्कलोड बढ़ जाता है तो वो टाइम पे ये सब चीजें करते हैं, बट इसके लिए उनको प्रेसिडेंट की परमिशन लगती है, और इनके जो सैलरीज एंड अलाउंसेज है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, याद रखना। एंड उसके सारे जो पावर्स है, प्रिविलेजेस है, दैट इज सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर्स, एंड आने वाले वीडियोस में मैं सुप्रीम कोर्ट की पावर्स एंड बाकी का टॉपिक, बाकी का जो कंटेंट है वो कवर करूंगा, एंड हाई कोर्ट के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।